हाँ जी बेटा, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हमने ई कोलाई को 80 मिनट तक ग्रो किया तो उसके अंदर लाइट और जो इंटरमीडिएट डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, प्रोपोर्शन होगा। तो 80 मिनट का मतलब 20 मिनट में 2 कॉपी, 40 मिनट में 4, 60 मिनट में 8 और 80 मिनट में 16, यानी कि जब 16 डीएनए के स्ट्रैंड बनेंगे तब उसके ऊपर क्या फर्क आएगा। तो देखना, जो ये ओरिजिनल पेरेंट था जब इसकी 2 कॉपी बनी, ठीक है, यानी कि जो सबसे पहली जो जनरेशन बनी, ध्यान करना फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोपोर्शन था वो कैसा था, बताओ बेटा। जब हमने इसको किया तो कैसा था, फर्स्ट जनरेशन में जब हमने इसको देखा तो ये देखा कि भाई वो इंटरमीडिएट थी, है ना। लेकिन जब सेकंड जनरेशन में गए, ठीक है, सेकंड जनरेशन में जब गए तो देखो 1 से 2 बने, 2 से 4। अब इन चारों स्ट्रैंड को अलग कर दो, 2 तो ब्लैक स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे और 2 ब्लू कलर। तो जो सेकंड जो जनरेशन आई, ठीक है, जो पहली जो जनरेशन थी वो तो थी हाइब्रिड। पहली जनरेशन तो 100% हाइब्रिड थी, है ना। लेकिन जो सेकंड जो जनरेशन आई वो आई 50%। 50% कैसे कि 50% तो आई इसके अंदर लाइट और जो 50% आए वो कैसे आए, इंटरमीडिएट की, एक नाइट्रोजन 14 का स्ट्रैंड और एक नाइट्रोजन 15 का। अब देखो ये 4 डीएनए का मतलब इसके 8 स्ट्रैंड, इन 8 स्ट्रैंड को अलग कर दो। 4 तो स्ट्रैंड ये, 1 2 3 4 और 4 ये, और उनके अपोजिट फिर और स्ट्रैंड बनेंगे। तो जब 60 मिनट बाद देखा गया तो उसमें ये देखा गया कि 2 टाइप के डीएनए थे, जिसमें से कि 25% तो इंटरमीडिएट, है ना भाई, 25% ही बचे ना, कि 25% तो इंटरमीडिएट, लेकिन जो 75% जो डीएनए बना वो कैसा बना, लाइट, यानी कि जो यहाँ पर प्रोपोर्शन आया वो आया 1:3। फोर्थ जनरेशन पे आ जाओ, जब 80 मिनट बाद देखा तो जो 8 है वो अपनी कितनी कॉपी बनाएंगी, 16, है ना। लेकिन उन 16 में से 2 तो ऐसे थे जो इंटरमीडिएट और जो 14 हैं वो कैसे हैं बेटा, लाइट, यानी कि ये जो परसेंटेज गई ये कैसे गई, 12.5% तो आएंगे इंटरमीडिएट और 87.5% आएंगे लाइट, यानी कि यहाँ पर डीएनए का रेशियो आया 1:7। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जर्वेशन ने इस चीज को प्रूव कर दिया था कि ये चीज सिर्फ तभी पॉसिबल है कि जब डीएनए अपने आप की कॉपी बनाता है तो उस टाइम पे सिर्फ पेरेंट का एक ही स्ट्रैंड रहता है। एक जो स्ट्रैंड रहता है बेटा वो वहां पर क्या रहता है, नया। एम्स में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है, आपके एमसीक्यू वगैरह में बोर्ड के अंदर भी मिल जाता है कि सेम एक्सपेरिमेंट, जो ये हम ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, सेम एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। नॉर्मल थाइमिन की जगह किसको लिया गया था बेटा, रेडियो एक्टिव थायामिडीन को लिया गया था, यूज किया गया था। क्या बताने के लिए कि जब डीएनए कॉपी होता है तो सिर्फ डीएनए का स्ट्रैंड ही कंजर्व नहीं होता, समझे, सिर्फ डीएनए का स्ट्रैंड ही कंजर्व नहीं होता, बल्कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं, जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो भी सेमी कंजर्वेशन का ही हिस्सा होते हैं। ऑल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, समझे इस चीज को। ये देखो डायग्राम कि पहले तो हैवी थाइमिडीन से उसको कर दिया, फिर देखा कि इंटरमीडिएट आई, फिर जब सब देखा ये कैसे आई, 50-50% सेम डीएनए की तरह आ रहे हैं। तो इस चीज ने इस चीज को बताया एक्सपेरिमेंट ने कि भाई सिर्फ डीएनए ही नहीं करता, स्ट्रैंड की तरह जो क्रोमोजोम्स रहते हैं बेटा वो भी इस चीज को करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को जिन्होंने किया था उनका नाम है टेलर एट एल और इनके कुछ कलीग, जो कि किया गया था 1958 में।
ठीक है, कई बुक ऐसी भी मिलेंगी जहां पर आपको 1957 देखने को मिलेगा। जिसके ऊपर ये किया गया उस प्लांट का नाम था विसिया फैबा। इस नाम को याद रखना, क्या नाम था बेटा? विसिया फैबा, जिनको कि हम फैबा बीन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात थी डीएनए की रेप्लिकेशन की, एक्सपेरिमेंट की कि कैसे प्रूव किया गया। अब हम बात करेंगे कि जो डीएनए रहता है वो कैसे रेप्लिकेट करता है। कैसे रेप्लिकेट करने का मतलब है बेटा, ये डायग्राम एक बार ध्यान से देखना। दिखाई दे रहा है कि ये सॉरी एक सेकेंड, ये तो है ओरिजिनल पेरेंट। ठीक है, मान लो ये यहाँ तक है। ये दोनों स्ट्रैंड देखो, हाइड्रोजन जब बॉन्ड टूटे एक स्ट्रैंड ऐसे गया, दूसरा स्ट्रैंड भी खुल गया, और ये देखो इनके अपोजिट नए स्ट्रैंड बनने लग गए। तो फाइनली जब डीएनए खुलता जाएगा तो देखो एक जो ये ओरिजिनल डीएनए था ये खुलता जा रहा है, और इसके अपोजिट कितने डीएनए बन गए बेटा? 2 डीएनए बन गए। एक से कितनी कॉपी हो गई? 2 कॉपी हो गई। इसी को हम नाम देते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो ये डीएनए की रेप्लिकेशन होती है ये एक्चुअल में कैसे होती है और क्या होती है। ठीक है, जब बात करेंगे कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, सबसे पहले आ जाओ यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में होती है सेमी कंजर्वेटिव, ध्यान से सुनना, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यू होती है, दूसरे पे टूट टूट के होती है, और बाई डायरेक्शनल, दोनों ही डायरेक्शंस में होती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये होती है सेमी कंजर्वेटिव, बाई डायरेक्शनल, और इसके अलावा कंटिन्यूअस। समझे? कब होती है? सेल साइकिल की एस फेज पे होती है, और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स और फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन क्या डीएनए अपनी मर्जी से यही कॉपी बनाने लग जाता है? नहीं बेटा, डीएनए के ऊपर एक पर्टिकुलर साइट, ठीक है, डीएनए के ऊपर भी एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ से वो अपनी कॉपी बनानी शुरू करता है। तो वो पर्टिकुलर जगह, ठीक है, वो पर्टिकुलर जगह जहाँ से डीएनए अपने कॉपी बनानी शुरू करता है, इट इज नोन एज ओरिसाइट। वर्ड दिख रहा है? डीएनए पे जहाँ से उसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, उसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होने का मतलब उसकी कॉपी बनना शुरू होती है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखो जहाँ से रेप्लिकेशन का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह की हम बात करेंगे तो उनके डीएनए में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर जगह होती है, एक ही ओरिसाइट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स में कितनी ओरिसाइट्स होती हैं? 1। लेकिन यूकैरियोट्स में बहुत जगह होती है बेटा, डीएनए पे कई जगह होती है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। दैट मीन्स मल्टी रेप्लिकॉन्स। याद रखना, ओरिसाइट हमारे यूकैरियोट्स में कितनी होती है? कई सारी, और प्रोकैरियोट्स में कितनी होती है? सिंगल होती है। ठीक है, अब जब डीएनए की रेप्लिकेशन की हम बात करेंगे तो काफ़ी एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और एनर्जी भी इसको बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए बन रहा है, हमने क्या बोला? डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो वो सबसे मेन एंजाइम बेटा, अब जितने भी आगे के टॉपिक आएंगे यहाँ पर एंजाइम्स के नाम आप लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है। डीएनए के वो एंजाइम जो सबसे मेन है यहाँ पर, उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखो डीएनए डिपेंडेंट, जो डीएनए पे डीएनए बनवाएगा, ठीक है, डीएनए पे डीएनए बनवाएगा, उसको हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। काफ़ी रैपिड होती है। अगर हम ई कोलाई की बात करें, ठीक है, वो लगभग 20 मिनट में अपनी 4.6 10⁶ बेस पेयर बना लेती है। इसका मतलब हुआ कि पर सेकंड 2000 बेस पेयर ऐसे रहते हैं जो कि जुड़ते जाते हैं। ये देखो, ये ओरिजिनल पेरेंट था बेटा। डीएनए के अपोजिट डीएनए कब बनेगा? जब ये ओरिजिनल पेरेंट खुलेगा। तो देखो, जब ओरिजिनल पेरेंट खुला तो दिखाई दे रहा है,
जब नए स्ट्रैंड बने तो वो उसके साथ क्या करते जा रहे हैं, बेस पेयरिंग करते जा रहे हैं। लेकिन हमने क्या कहा, एक एनर्जेटिक प्रोसेस होता है ना, एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के ये कभी भी काम नहीं कर सकता। तो जब डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, जब डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो उसमें सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, जो ऊपर आपको डीएनए देख रहा है, अगर हम नॉर्मल की बात करें, न्यूक्लियोप्लाज्म की जब बात करें, तो उस टाइम पे नाइट्रोजन के जितने भी बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है, वो मोनोफॉस्फेट फॉर्म है, यानी कि उनके पास सिर्फ एक फॉस्फोरस है। अब जिसके पास फॉस्फोरस एक है, क्या वो जल्दी काम करेगा? नहीं, सबसे पहले उनको एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो डीएनए जब अपने आप की कॉपी करता है, उस टाइम पे जितनी भी मोनोफॉस्फेट रहती है वो ट्राईफॉस्फेट में चेंज होती है बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम। कौन से एंजाइम की हेल्प से? फॉस्फोराइलेज एंजाइम की हेल्प से। तो देखो नाम दिखाई दे रहे हैं, डीऑक्सी, डीई की क्या मतलब है? डीऑक्सी, एएमपी, ए से एडिनोसाइन, एडेनाइन को एडिनोसाइन, मोनोफॉस्फेट, गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडिन मोनोफॉस्फेट और टीएमपी। सबसे पहले फॉस्फोराइलेट होंगे, अपनी एक्टिव फॉर्म में जाएंगे, ठीक है, और एक्टिव फॉर्म में ले जाने का काम कौन करता है? फॉस्फोराइलेज एंजाइम करता है। तो जितने भी मोनोफॉस्फेट फॉर्म है, देखो DEATP ये रही है ना, डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ये सारे के सारे मोनोफॉस्फेट फॉर्म से ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आ गए। एनर्जी तो चाहिए ना, और इनमें एनर्जी नहीं होगी किसी के साथ जुड़ने की, तो काम कैसे बनेगा? ये चीज़ आपके क्लियर हुई? मोनोफॉस्फेट जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है मोनोफॉस्फेट्स का ट्राइफॉस्फेट के अंदर चेंज होना, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की नेक्स्ट वीडियो में।